हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर विद्या क्लासरूम। तो जैसे कि हमारी चल रही है तेजस फ्री क्रैश कोर्स सीरीज, 60 डे सीरीज है ये। तो हमने दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए, दैट इज संस्कृत एंड रस शास्त्र। आज के लेक्चर में हम चरक संहिता का थर्ड लेक्चर जो है वो कवर करने वाले हैं। एंड चरक संहिता में अभी तक हमने सूत्र स्थान के 13 टू हमारे 24 हमने खत्म कर लिया है। आज के लेक्चर में आपका सूत्र स्थान कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। If you want the notes of complete सूत्र स्थान like from 13th chapter to 30th chapter जो हमारे second prof में है, तो you can definitely check the comments section, pinned comment and in the description box. So let's start with today's lecture. पहला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 25th chapter which is यज्ञ पुरुषम अध्याय. So let's start. तो ये सबसे पहले तो अनपान चतुष्क हमारा इसमें स्टार्ट हो रहा है। तो 25 टू 28 हमारा जो लास्ट चतुष्क है दैट इज़ अनपान चतुष्क, उसका पहला चैप्टर दैट इज़ यज्ञ पुरुषम अध्याय वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इसमें अनपान के गुण बताए जाएंगे और हमारे आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ आपकी औषधि ही आपके डिजीज़ को क्योर नहीं करती है, बल्कि द फूड विच यू आर इन टेकिंग, द आहार विहार, द अनपान, जिस तरीके का खाना आप खाते हो उसके भी बहुत चीज़ें डिसाइड होती है। तो ये वाला चैप्टर आहार विहार के विहार नहीं, बेसिकली आहार अनपान के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इसमें अग्रह संग्रह भी आएंगे और हमारे अग्रह द्रव्य आएंगे और हमारे हित आहार, अहित आहार, पथ्यापथ्य, ये सब हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है इसमें संभाषा। अब संभाषा हम सबको पता है, बट मैं एक बार फिर बता देती हूँ। संभाषा होती है कॉन्फ्रेंसेस। पहले के टाइम में अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अगर आप इमेजिन करो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संभाषा बोलते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, अलग अलग जगह से अलग अलग आचार्यज आते थे, उनकी मीटिंग होती थी, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो सब डिसाइड करते थे, डिस्कशन होती थी पूरी, उसके बाद एंड में एक कंक्लूजन निकलता था। तो इस चैप्टर में संभाषा बताइए सबसे पहले, और उसका विषय क्या था, राशि पुरुष एवं रोग उत्पत्ति। कि राशि पुरुष, जो पुरुष जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम चिकित्सा करते हैं, उसकी, और रोग दैट इज डिजीज की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसीलिए इसका चैप्टर का नाम क्या है, यज्ञ पुरुषम अध्याय, कि पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है। तो हमें ये क्लियर हो गया संभाषा क्या होती है, और हमें ये क्लियर हो गया इस चैप्टर में जो संभाषा है उसका टॉपिक क्या है। अब क्या आता है, मैंने एक शॉर्ट में टेबल बना दी है जिसमें मैंने सारे आचार्यों के नाम जो जो वहाँ उस संभाषा में मेंशन थे, प्लस उन्होंने क्या बताया था कि राशि पुरुष और रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, वो मैंने एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे पूरा कंक्लूड कर दिया। तो लेट्स सी। सबसे पहले थे मौद्गल्य पारिषी। तो मौद्गल्य पारिषी ने आत्मवाद बताया था कि आत्मा से रोग और हमारे पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो उसको कैसे याद करना है, मौद्गल्य मौ से स्टार्ट होता है, तो मौत हो गई, आत्मा निकल गई, ऐसे करके आप अपने ब्रेन में इमेजिन करो और उससे हमें क्या याद हो जाएगा कि मौद्गल्य ने क्या बताया था, आत्मवाद की थ्योरी दी थी। उसके बाद आता है शर्लोमा। शर्लोमा ने सत्ववाद बताया था, श से स्टार्ट हो रहा है और सत्ववाद। उसके बाद है वायुर्विद। वायुर्विद में र आ रहा है तो वो रसवाद। तो हमारे तीन हमें याद हो गए, मौद्गल्य, मौत से आत्मा निकल गई तो आत्मवाद। उसके बाद शर्लोमा, श से स्टार्ट हो रहा है तो सत्ववाद। फिर वायुर्विद, वायुर्विद में र आ रहा है तो रसवाद। उसके बाद हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष ने षड धातुवाद बताया था, हिरण के 6 सिंग से आप याद रखेंगे। उसके बाद कौशिक, माता पितृवाद है, कौशिक एक लड़का है जिसके माता पिता, वैसे याद रखेंगे। भद्र काप्य कर्मवाद, क आ रहे हैं यहाँ पे। फिर भारद्वाज स्वभाववाद, भ से हम याद रखेंगे। कांकायन प्रजापतिवाद, अब ऐसे याद रखना है, कांकायन, कां की आवाज़ हो रही है ना, क्रो, क्रो का होता है आसमान में होता है, और आसमान से हम ब्रह्मा से रिलेट करते हैं, और ब्रह्मा के पुत्र कौन है, प्रजापति, मतलब ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया था ना आयुर्वेद, तो ये हमें ऐसे याद रखना है। फिर आत्रेय भिक्षु कालवाद, मतलब भिक्षु टाइम पे मांग रहे थे, वो भिक्षु मतलब भीख, तो टाइम पे भीख मांगते हैं इसलिए कालवाद। तो ये हमारे वैज्ञानिक के नाम, दैट इज आचार्यों के नाम हो गए, और उन्होंने कौन से वाद दिए वो हमें क्लियर हो गया। अब आता है पुनर्वसुर आत्रेय ने बोला था, जिन भावों की संपत्ति से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों की विपत्ति से रोग होता है। मतलब कि अगर x और y ये हमारे 2 फैक्टर्स है जिनकी वजह से पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, तो जिनकी संपत्ति दैट इज जिनके कॉम्बिनेशन से पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, उन्हीं x और y फैक्टर्स को जब हम अलग कर देते हैं, उनको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, उनकी विपत्ति से, उनके नाश से क्या हो रही है, रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो ये हमें क्लियर हो गया।
उसके बाद हितकर आहार सेवन से पुरुष की वृद्धि होती है, अहितकर आहार सेवन से रोग की वृद्धि होती है। ऑब्वियसली हम हितकर आहार खाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो हमारी बॉडी बनेगी, पुरुष की वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम अहितकर आहार विहार का सेवन करेंगे तो हमारी रोग की उत्पत्ति होगी, डिजीजेज होंगे ना हमें। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है हितकर आहार होता क्या है। तो जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाली धातुओं को स्वाभाविक रूप में रखे और विषम मात्रा में रहने वाली धातुओं को सम मात्रा में करे। अब आप बोलोगे कि यार ये तो समझ ही नहीं आई, इतनी मुश्किल लैंग्वेज लिखी है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं इसमें कि हितकर आहार वो होता है। अभी देखो, सबसे पहले मेरी बात समझो कि आयुर्वेद में हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, धातु को इक्वल लेवल पे रखना है ना। तो हितकर आहार क्या होगा, जो बॉडी में आपकी धातुएं नॉर्मल लेवल पे है उनको नॉर्मल बनाए रखना, और जो विषम लेवल पे है मतलब जो बढ़ी हुई धातु है उनको कम करना, जो कम धातु है उनको नॉर्मल लेवल पे लाना। तो यही हितकर आहार का काम होता है कि समान मात्रा में रहने वाली धातुओं को स्वाभाविक रूप में रखना, कि जो धातुएं हमारी नॉर्मल लेवल पे है उनको नॉर्मल ही रखना। ऐसा नहीं कि बढ़ी हुई को धातु को तो कम कर दिया लेकिन नॉर्मल को भी कम कर दिया, नहीं। जो नॉर्मल लेवल पे उनको नॉर्मल रखना है और विषम मात्रा में रहने वाली धातुओं को सम मात्रा में लेके आना है। बढ़ी है तो कम करना है, कम है तो बढ़ानी है। क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे आहार के भेद के बारे में कि आहार कितने टाइप का होता है, क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो सभी चीज़। तो तद्यथा आहारत्वम आहारस्य एक विधम अर्थाभिधातः। तो सबसे पहले आहार तत्व की वजह से एक ही टाइप का होता है, दैट इज हम जो खाना खाते हैं वो। तो आहारत्व के कारण आहार एक ही होता है। सह पुनः द्वियोनि स्थावर जंगम मात्व कत्वात्, मतलब दो योनि होते हैं स्थावर और जंगम, दैट इज प्लांट ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन। तो पहला हो गया एक टाइप का आहारत्व के अकॉर्डिंग, दूसरा हो गया योनि दैट इज ओरिजिन के अकॉर्डिंग स्थावर या जंगम। उसके बाद द्विविध प्रभाव हित अहित उदर्क विशेषात, और दूसरा प्रभाव कि उसका इफेक्ट बॉडी में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हित और अहित। तो एक आहार हो गया आहारत्व के कारण, दो टाइप में आ गए योनि स्थावर और जंगम, और दूसरा हित और अहित। फिर है चतुर्विध उपयोग पान अशन भक्ष्य लेह उपयोगात। तो उपयोग, हम उस आहार को कैसे उपयोग कर रहे हैं, दैट इज कैसे उस फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको हम खा रहे हैं, उसके बेसिस पे उसके 4 टाइप्स होते हैं। पान अशन भक्ष्य लेह, पान दैट इज पीने वाली चीज़ें, अशन मतलब खाने वाली चीज़ें, भक्ष्य मतलब हमारी जो चीज़ें चबाई जाती है, च्यू करके जो हम ज़्यादा देर तक च्यू करके खाते हैं, और लेय मतलब जो चाटने वाली चीज़ होती है, हमारे जो भी च्यवनप्राश वगैरह होते हैं वो। तो उपयोग के बेसिस पे हमारी 4 टाइप्स आ गए, पान अशन भक्ष्य और लेय। उसके बाद हम बात करेंगे जस्ट अ मिनट, यस, उसके बाद हम बात करेंगे 6 टाइप्स की। तो ये क्या बताया, षड् स्वादः। अब रस कितने टाइप के होते हैं हमारे, 6 टाइप के, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो उसके बेसिस पे 6 टाइप्स के हो गए। और विंशति गुण, जो 20 हमारे गुण होते हैं ना, विंशति गुण, उनके बेसिस पे हमारे 20 प्रकार के हो गए। और अपरिसंख्येय विकल्प द्रव्य संयोग करण बाहुल्यात्। अब ऑब्वियसली आप कॉम्बिनेशन से कितने सारे टाइप के फूड बना सकते हो, है ना, तो उसके बेसिस पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 6 टाइप्स हो गए रस के अकॉर्डिंग, 20 टाइप्स हो गए हमारे जो गुणवादी गुण होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और अपरिसंख्या दैट इज इनफाइनाइट हो गए द्रव्य संयोग एवं संस्कार, दैट इज आप क्या क्या संस्कार, क्या क्या चेंजेस उसमें लेके आ रहे हो, क्या क्या कल्पनाएं आप कर रहे हो, है ना। अब ऑब्वियसली दाल रोटी, अब आप दाल रोटी को नॉर्मल खा लो, टैको बना के खा लो, कुछ भी करके खा लो, तो वो इनफाइनाइट तरीक़ों से आप खाना बना सकते हो ना। तो इसमें वो बताया। तो आहार के टाइप्स कितने हो गए, आहारत्व के कारण एक टाइप, फिर 2 टाइप में योनि स्थावर और जंगम, और प्रभाव के बेसिस पे हित और अहित। उसके बाद 4 टाइप्स आ गए उपयोग के बेसिस पे, पान अशन भक्ष्य और लेह। उसके बाद 6 टाइप्स आ गए रस के बेसिस पे, 20 टाइप्स आ गए हमारे गुणवादी गुण के बेसिस पे, और अपरिसंख्या इनफाइनाइट आ गए ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड संस्कार। फिर हम बात करेंगे हितकर एवं अहितकर आहार द्रव्य की। अब हमने ये तो सीख लिया कि हितकर आहार क्या होता है, जो हमारी धातुओं को, जो साम्य धातु है उनको स्वाभाविक रूप पे रखे, और जो विषम धातु है उनको स्वाभाविक रूप पे लेके आए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अलग अलग वर्ग में, अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो। जैसे कि शूक धान्य, शूक धान्य क्या होता है, आपके सीरियल्स होते हैं, चावल वगैरह। तो शूक धान्य में हिततम कौन सा है, लोहितशाली, रेड राइस हम बोलते हैं जिसको, और अहिततम होता है यव।
ये हो गया। उसके बाद शमी धान्य दैट इज पल्सेस की अगर हम बात करेंगे तो मुद्ग और माश। मुद्ग हमारा बेस्ट होता है और माश हमारा सबसे बेकार होता है। उड़द की दाल जो होती है ना, सबसे हैवी टू डाइजेस्ट होती है। फिर जल की बात करेंगे तो अंतरिक्ष वाला जो ऊपर से पानी गिरता है वो सबसे बेस्ट होता है, और वर्षा में नदी का जल सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। फिर लवण में सेंधव है, ओशर है। पत्र शाक में जीवंती और सरसप है। उसके बाद मृग मांस में एंडिया और गौ मांस है। पक्षी में लाव, काण कपोत है जो हमारा ये पिजन होता है। उसके बाद विलेश्य दैट इज बिल में रहने वाले जो होते हैं उसमें गोदा और मंडूक बताया है। मत्स्य मछली यहाँ पे बताई है। लोहित और चिलचिम, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी एक निदान स्थान में इसका निदान पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चिलचिम मछली के ऊपर दूध का सेवन करता है तो कमेंट डाउन कौन से चैप्टर में हमने वो पढ़ा था। उसके बाद घृत में गोघृत सबसे बेस्ट होता है और मेशी घृत सबसे बेकार होता है। फिर आहार द्रव्य में हमारे दुग्ध की बात करेंगे तो गोदुग्ध बेस्ट होता है, मेशी दुग्ध बेकार होता है। जैसे यहाँ पे घृत में गोघृत बेस्ट था और मेशी घृत सबसे बेकार था, वैसे ही दुग्ध में है। फिर स्थावर स्नेह की बात करेंगे तो तिल तेल बेस्ट होता है, कुसुम्भ तेल सबसे बेकार होता है। अनूप मृग वसा की बात करेंगे तो वराह वसा, महिष वसा। उसके बाद मत्स्य वसा की बात करेंगे तो चुलू की वसा, कुंभीर वसा। जलचर की बात करेंगे तो पाक हंस वसा और कामदग वसा। तो मतलब ये सारे आपको याद नहीं करने। जैसे कंद है तो अदरक और आलू की आपको पता होना चाहिए कि अदरक सबसे बेस्ट बताइए और आलू सबसे बेकार बताइए, जो हम सबके फेवरेट्स है ना, फ्रेंच फ्राइज़ और ये सब हम खाते रहते हैं तो उनसे बचना है, बर्गर्स फ्रेंच फ्राइज से। फल की बात करेंगे तो मृद्विका जो हमारी ग्रेप्स होते हैं वो सबसे बेस्ट बताएं, और लुकुच वो हमारी सबसे बेकार बताई है। इक्षुविकार में शर्करा बेस्ट है और फाणित जो राब होता है शुगर केन का वो वर्स्ट बताए। तो ये कुछ हमारे आहार द्रव्य है, इसको मैंने थोड़ा पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई किया था ताकि हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। तो इसमें से जो भी आपको इजीली याद हो जाए वो आपको याद रखने हैं। सारे याद हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, बट जितने आपको याद हो जाए उतने आपको याद रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में हिततम और अहिततम आपका क्वेश्चन आता है कि आहार द्रव्य को मेंशन करना तो आप इजीली मेंशन कर पाओ। फिर हम बात करेंगे अग्रय द्रव्य की। तो अग्रय द्रव्य हमारे टोटल 152 अग्रय द्रव्य बताए हैं। अब अग्रय द्रव्य का मतलब क्या होता है? वो द्रव्य जो उस कैटेगरी में सबसे अग्रय दैट सबसे आगे होता है। और सबसे आगे कौन होता है? जो टॉप नंबर पे होता है, फर्स्ट नंबर पे होता है। और फर्स्ट नंबर पे कौन होता है? जो एकदम बेस्ट होता है, राइट। तो अग्रय द्रव्य हमारे कौन से होते हैं? जो उस चीज़ में, उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट होते हैं। तो 152 है, अभी सारे तो मैं नहीं करा पाऊँगी, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद होने ही होने चाहिए, जो मोस्ट फेवरेट आपके अग्रय द्रव्य होते हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबको याद होते हैं, वो हम अभी कवर करेंगे। जैसे कि अन्न क्या करता है? वृत्ति कर करता है। तो वृत्ति कर में सबसे श्रेष्ठ कौन सा माना गया है? अन्न माना गया है। वृत्ति मतलब आपकी बॉडी को ग्रो कराना। जल क्या करता है? आश्वासन देता है। फिर दुग्ध क्या करता है? जीवनीय होता है। मांस क्या करता है? ब्रूहण करता है। और मांस रस क्या करता है? तर्पण करता है। तो ये आ गया ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मांस क्या करेगा? ब्रूहण करेगा। और मांस रस क्या करेगा? तर्पण करेगा। उसके बाद मधु, घृत और तेल है। मधु क्या करेगा? कफ और पित्त को कम करेगा, हनी जो हमारा होता है। घृत क्या करेगा? वात पित्त नाशक है। और तेल हमारा वात और कफ नाशक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे औषध द्रव्य की। मदन फल क्या करता है? वमन में हम देते हैं ना, हमने वमन कर्म में पूरा उसको डिटेल में पढ़ा था कि वमन कर्म हम कैसे कराते हैं, तो उसमें मदन फल कषाय हमने पढ़ा था। तो मदन फल हमारा वमन के लिए होता है। त्रिव्रत हमारा सुख विरेचन, अमलतस हमारा मृदु विरेचन, और हमारा थूहर का दूध दैट इज अर्क का दूध हमारा तीक्ष्ण विरेचन कराता है, स्नूहि शीर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अपमार्ग हमारा शिरो विरेचन के लिए। वायव विडंग, विडंग हमारा कृमि नाशक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाश करता है। उसके बाद शिरीष हमारा विष नाशक है। खदिर हमारा कुष्ठ नाशक है। उसके बाद रास्ता जो लहसुन होता है वो वात नाशक होता है, तभी तो हम लहसुन का तेल लगाते हैं ना जब भी हमें पेन होता है पैर वगैरह में, तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो वात नाशक होता है। फिर हरितकी हमारा पथ्य है। और आम्लकी हमारा वयस्थापक होता है। चित्रक, मूल, दीपन पाचन, गुद, शोथ, अर्श, शूल नाशक में हम यूज़ करते हैं। ये कुछ ना प्लांट्स हैं जो आपके सिलेबस में भी है द्रव्य गुण में, तो उनको तो उनके आपको सारे पता होना चाहिए। जैसे आपका गुडुचि है, संग्राहक, वात अग्नि दीपन, कफ रक्त दोष अग्नि होता है। बिल्व आपका संग्राहक दीपन वात कफ प्रशमन होता है। उसके बाद हमारा
कुछ कुछ चीज़ें जैसे तक्र सेवन हम गृहिणी और अर्श में यूज़ करते हैं। उसके बाद शीर घृत अभ्यासम रसायन में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर वमन क्या करता है, कफ को कम करता है। विरेचन पित्त के लिए होता है और बस्ती हमारा वात के लिए होता है। और स्वेदन से मार्दवता दैट इज हमारी बॉडी सॉफ्ट बनती है। और व्यायाम से शरीर में स्थिरता आती है। तो ये सब हमें याद होने चाहिए। उसके बाद ये सारे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। कुष्ठ दीर्घकालीन रोग होता है। राज्यक्षमा हमारे रोगों के समूह को हम बोलते हैं। प्रमेह हमारा अनुषंगी दैट इज लगा रहने वाला होता है, क्योंकि लाइफ टाइम का डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़। फिर बस्ती हमारा पंचकर्म साधनों में प्रधान होता है। जो हम पंचकर्म पढ़ते हैं उसमें से बस्ती सबसे ज़्यादा प्रधान माना गया है। उसके बाद ये यहाँ पे सारे अटैच्ड है, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर हम बात करेंगे पथ्य अपथ्य और लास्ट में आसव की। उसके बाद आपका पूरा 25 चैप्टर खत्म होता है। तो पथ्य अपथ्य की ये डेफिनेशन है, ये सबको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बहुत इजी श्लोक है, बस 1-2 वर्ड्स इधर उधर होंगे और आपको 2 श्लोक याद हो जाएंगे। पथ्यम पथो अनपेतम यत यत च उक्तम मनसः प्रियम। तो ये क्या बोल रहे हैं, पथ्यम पथो अनपेतम, मतलब यहाँ पे पथ्य की बात हो रही है। पथो अनपेतम यत मतलब जो भी चैनल्स को ब्लॉक ना करे। पथ क्या होता है, रास्ता होता है ना, तो बॉडी में रास्ते तो अलग से नहीं बनेंगे, रास्ते मतलब चैनल्स। और क्या है, यत च उक्तम मनसः प्रियम, और जो मन को प्रिय होता है मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है। फिर है यत च अप्रियम अपथ्यम च नियतम तत् न लक्षयेत। यहाँ पे फिर अपथ्यम की बात की है कि जो मन को प्रिय ना हो और जो पथ में दैट इज चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करे। मात्र काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्य तद तदहि दृश्यन्ते तय ते भावाः तथा तथा। तो ये क्या बोल रहे हैं, पथ दैट इज स्रोतस में हानि न करे प्लस मन के लिए प्रिय हो, वो क्या है, पथ्य। और इसके ऑपोजिट हमारे अपथ्य। पथ्य वस्तु भी मात्रा काल क्रिया भूमि देह एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को एक चीज़ पसंद है, मन को बहुत प्रिय है और वो चैनल्स को ब्लॉक नहीं करे तो मैं उसको खाती जाऊँ, नहीं। मात्रा काल क्रिया देश भूमि, इन ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रख के ही हमारा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि इन फैक्टर्स के थ्रू भी पथ्य खाना हमारा अपथ्य हो जाता है। तो हित अहित पथ्य अपथ्य, इनमें डिफरेंस, आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे आसव की। तो आसव क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो 9 आसव की योनियाँ होती है और 84 उसके प्रकार होते हैं। क्या बोला मैंने, आसव की योनियाँ कितनी है, 9, मतलब 9 फॉर्म्स है, 9 ओरिजिन्स है जिनके थ्रू हमें आसव ऑब्टेन हो सकता है। और टाइप्स कितने आसव के, 84। तो 9 योनियाँ हम देखते हैं इसकी क्या क्या होती है। धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वचा और शर्करा, ये उसकी 9 योनियाँ हैं और 84 उसके टाइप्स है। इसमें कौन सी योनि में कौन से टाइप्स आते हैं वो हमें याद रखने हैं। उसके बाद आसव की डेफिनेशन है, एशाम आसवानानाम आसुतत्वाद आसव संज्ञा, कि जो भी चीज़ हमारी आसुत दैट इज संधान फर्मेंटेशन के थ्रू बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, आसव बोलते हैं। और आसव के गुण क्या है, मन, शरीर, अग्नि और बल को मन मतलब इनको बल प्रदान करता है। लाइक अग्नि बढ़ती है हमारी बॉडी में, मन को अच्छा फील होता है, शरीर को अच्छा फील होता है और हमारा बल बढ़ता है। स्वप्न, शोक और अरुचि दैट इज़ अगर किसी को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, शोक दैट इज़ डिप्रेशन में अगर कोई है, और अरुचि खाना खाने का मन नहीं कर रहा तो उसको वो नाश करता है। और सदैव हर्ष दैट इज़ मन को हमेशा प्रसन्न रखता है। तो इसके साथ ही आपका 25th चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो चैप्टर 25 फिनिश होने के बाद नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है आत्रेय भद्र काव्यम अध्याय। तो जो चैप्टर 26 है वो हमारा मोस्टली रिलेटेड है द्रव्य गुण के फर्स्ट पेपर के अराउंड, मतलब द्रव्य गुण के फर्स्ट पेपर का जो टर्म 1 का सिलेबस था हमारा, रस गुण वीर्य विपाक, उसी के अराउंड के चैप्टर जो हमारा रिवॉल्व करता है। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है द्रव्य गुण में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें बताया गया है हितकर अहितकर द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक तथा भाव का यहाँ पे वर्णन किया गया है। संभाषा यहाँ पे है, अध्यक्ष उसका आत्रेय है और प्रधान पृष्ठा यहाँ पे भद्र काव्य है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है हमारे कौन से चैप्टर में, चैप्टर 26 में, और इसके अंदर अध्यक्ष हमारे आत्रेय है और प्रधान पृष्ठ हमारे भद्र काव्य है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, आत्रेय भद्र काव्यम अध्याय। इसलिए अध्याय का नाम ये हो गया। संभाषा का स्थान है मनोरम चैत्रथ वन, और यहाँ पे उन्होंने संभाषा करी थी कि रस कितने होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं और कैसे कैसे। तो सबसे पहले भद्र काव्य ने बोला था कि रस हमारा जल होता है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जल तो रस की योनि या आश्रय होता है, मतलब यह जल जो है वो एक बेस, एक सोर्स होता है जल का।
सॉरी रस का, तो इसलिए ये हम कंसिडर नहीं करते हैं। फिर है शाकुंतय ब्राह्मण ने बोला था कि रस हमारे दो टाइप के होते हैं, छेदनीय और उपशमनीय। तो फिर हम इसको भी रस कंसिडर नहीं करते क्योंकि रसनीय कर्म होते हैं। उसके बाद मौदगल्य पूर्णाक्ष ने बोला था कि रस हमारे तीन होते हैं, छेदनीय, उपशमनीय और साधारण, लेकिन अगेन ये हमारे कर्म हो गए तो इनको हम रस कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद कौशिक हिरण्याक्ष ने बोला था कि स्वादुहित, स्वादुअहित, अस्वादुहित और अस्वादुअहित, ये ऐसे करके हमारे चार रस होते हैं। लेकिन स्वादु और अस्वादु, अब ऑब्वियसली कोई चीज मुझे टेस्टी लग रही है, जरूरी नहीं कि आपको भी वही चीज टेस्टी लगे। कोई चीज आपको टेस्टी लग रही है, जरूरी नहीं वही चीज मुझे टेस्टी लगे। तो स्वाद अस्वाद ये तो हम सबका ना मतलब इंडिविजुअल परसेप्शन होता है। तो रुचि और प्रभाव अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रस कंसिडर नहीं करते हैं। और कोई चीज जो मेरे लिए हितकर है वो जरूरी नहीं है ना आपके लिए भी हितकर हो, तो वो भी इंडिविजुअल होता है हर पर्सन के लिए, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। फिर कुमार शिरा भारद्वाज ने भौम, आप्य, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय, जो हमारे पांच हमारे तत्व होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, लेकिन वो भी हमारे द्रव्यों का वर्गीकरण होता है, रस का वर्गीकरण नहीं हो सकता। फिर राजर्षि वार्योविद ने गुरु, लघु, शीत, उष्ण और स्निग्ध रुक्ष ये रस माने थे, लेकिन ये गुण होते हैं, रस नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते। फिर वैदेही निमि ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार ये सात उन्होंने रस माने थे। और इन्होंने क्या बोला था, क्षार को बनाने के लिए एक से ज्यादा द्रव्य का प्रयोग होता है और विधि पूर्वक बर्न करना पड़ता है, इसलिए हम उसमें क्षार को जो है वो कंसिडर नहीं करते। अब इन्होंने जो बाकी के रस बताए थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वो तो ठीक है ना, वो तो हमारे रस होते ही हैं। लेकिन जो क्षार इन्होंने बताया था उसको हम क्यों रस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्षार जो एल्कलाइन हमारा टेस्ट होता है, एल्कलाइन जो रस होता है वो दो चीजों को मिला के बनता है, प्लस उसके अंदर क्या होता है, मतलब उसको ना एक प्रोसेस होता है बनाने का, वो नेचुरली इनबिल्ट नहीं होता किसी भी एक सब्सटेंस में, तो इसलिए विल नॉट कंसिडर इट रस। फिर बडिश धामार्गव ने सात यही रस बताए थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, प्लस एक उन्होंने अव्यक्त बताया था। अब अव्यक्त ऑब्वियसली हिडन है तो वी कांट कंसिडर इट रस। और फिर कांकायन ने अपरिसंख्य, दैट इज हमारे इनफाइनाइट रस जो है वो बताए थे। तो ये अलग अलग आचार्यों का अलग अलग परसेप्शन था और उनको हमने कैसे माना नहीं वो हमने रिमार्क्स यहाँ पे कवर करे। उसके बाद आता है हमारा द्रव्य प्रकरण। सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, तो सारे द्रव्य हमारे कैसे होते हैं, पंच भौतिक होते हैं। तत् चेतनावत अचेतनम च तस्य गुणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः कर्म पंचविदम उक्तम वमन आदि। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं और द्रव्य हमारे दो टाइप के होते हैं, चेतन और अचेतन। और द्रव्य के गुण हमारे कितने होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांच हमारे अर्थ होते हैं ना, यही होते हैं। और गुरवादी के अनुसार 20 टाइप के द्रव्य होते हैं। और कार्य के अनुसार अब हमारे 5 कार्य यहाँ पे बताए गए ना, आचार्य चरक के अनुसार जो पंचकर्म हमारा होता है उसी के अकॉर्डिंग कार्य के जो हमारे द्रव्य होते हैं वो 5 होते हैं। फिर पार्थिव द्रव्य के लक्षण की बात करेंगे तो तत्र द्रव्याणि गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल, गंध, गुण, बहुलान्य। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हम सबको पता है पार्थिव जो है वो किससे रिलेटेड होता है, गंध से रिलेटेड होता है ना, सॉलिड पार्टिकल को हम रिलेट करते हैं गंध से, तो वही यहाँ पे बताया है। तानी उपचय संघात गौरव स्थैर्य कराणी, तो यहाँ पे उनके कर्म भी बता दिए और उनके लक्षण भी बता दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। 5 हमारे द्रव्य के यहाँ पे लक्षण हम डिस्कस करेंगे। जल्य का कैसा होगा, द्रव होगा, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छल, रस, गुण, बहुल्यान्य। यहाँ पे क्या होगा, रस, टेस्ट जो है वो हमें जल से परसीव होता है इसीलिए। ताने उपक्लेद, स्नेह, बंध, विषयन, मार्दव, प्रहलाद, करानी, तो ये सब उसके कर्म हो गए। तेजस द्रव्य लक्षण की बात करेंगे, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विशद, रूप, गुण, बहुलान्य, अग्नेयानि, तानि, दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, करानी। फिर वायव्य द्रव्य लक्षण की बात करेंगे तो लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म, स्पर्श, गुण, बहुलानि, वायव्यानि, तानि, रौक्ष्य, ग्लानि, विचार, वैशद्य, लाघव, करानी। फिर आकाशीय द्रव्य की बात करेंगे तो मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लक्षण, शब्द, गुण, बहुलान्य, आकाशात्मकानि, तानि, मार्दव, सौशर्य, लाघव, करानी। तो हमने 5 जो हमारे पंच भौतिक द्रव्य होते हैं उनके लक्षण और उनके कर्म डिस्कस करते हुए ये बात करी कि पार्थिव में हमें गंध गुण जो है वो सबसे अधिक मिलता है, जलीय में हमें रस, तेजस में हमें रूप और वायव्य में स्पर्श एंड लास्ट आकाशीय में शब्द। जो हमारे अर्थ होते थे ना, हर एक
हमारे सेंस ऑर्गन के, वही यहाँ पे बात करी गई है। उसके बाद द्रव्यों की कार्य प्रणाली की बात करेंगे। न तो केवलम गुण प्रभावात एव द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावात च। तो ये बोल रहे हैं कि द्रव्य सिर्फ और सिर्फ गुण प्रभाव के कार्य, गुण प्रभाव से अपना काम नहीं करता है, बल्कि द्रव्य प्रभाव से भी करता है और द्रव्य गुण प्रभाव से भी कार्य करता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी द्रव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुण से काम करे, लेकिन वो अपने द्रव्य प्रभाव और गुण द्रव्य दोनों के प्रभाव से भी काम कर सकते हैं। तस्मिन् तस्मिन् काले तस्तत् अधिकरणम असाध्यताम ताम युक्तम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ते तत्कर्म। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर्म के लिए क्या बोली है, तस्मिन् तस्मिन् काले, अलग अलग काल में, तत् तत् अधिकरण, अलग अलग अधिकरण, अधिकरण मतलब आश्रय, जगह को प्राप्त होके, असाध्य मतलब प्राप्त होके, ताम ताम अलग अलग युक्ति के लिए, तम तम अभिप्रेत्य जो जो प्रयोजन, जो जो चेष्टाएं, जो जो प्रैक्टिसेस करी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो अलग अलग काल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग युक्ति और मतलब अपना दिमाग लगा के जो जो हम कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। फिर वीर्य उन्होंने बोला है, येन कुर्वन्ति तत् वीर्य, और जिसके द्वारा हम काम करते हैं वो क्या हो गई, वीर्य हो गई। यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरम, और जहां उसको करते हैं वो क्या हो गया, अधिकरण हो गया। यदा कुर्वन्ति सदा स कालः, जब करते हैं वो काल हो गया। यथा कुर्वन्ति स उपाय, जिस प्रकार करते हैं वो हमारा उपाय हो गया। और यत् साधयन्ति तत् फलम, और जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फल बोलेंगे। फिर हमारे यहाँ पे वो बताएं द्रव्यों के कॉम्बिनेशंस एंड ऑल के टाइप में हमारे टोटल 63 द्रव्य होते हैं। इनका संयोग यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रस अनुसार द्रव्यों के विकल्प 63 होते हैं, लेकिन रसों के संयोग 57 होते हैं। अब सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये कि रस के अनुसार द्रव्यों के विकल्प, दैट इज द्रव्यों के ऑप्शंस, जो द्रव्यों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हम बोल रहे हैं 63 है, और फिर हम बोल रहे हैं कि जो रस का संयोग है वो 57 है। अब ये तो कंफ्यूजिंग हो गई ना कि रस के अकॉर्डिंग ही आप कह रहे हो कि रस का अगर मैं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कर रही हूँ पूरा अलग अलग जोड़ हिसाब करके, अलग अलग द्रव्य के टाइप्स मेरे 63 आ गए टोटल। फिर आप कह रहे हो कि रस के संयोग से 57 है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जैसे टोटल 63 बताए गए हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल रस भी बताए गए, मधु नम लवण कटु तिक्त कषाय, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले संयोग वाले रस भी बताए गए हैं, जो रस के संयोग से द्रव्य बन रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल वालों को अगर हम हटा देते हैं ना, तो 63 में से ये इंडिविजुअल रस वाले हम 6 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन वाले रस संयोग वाले द्रव्य बन गए 57। उसके बाद रसों के तरतम भेद से इनफाइनाइट हमारे रस होते हैं। उसके बाद रस और अनुरस की बात करेंगे तो रस क्या होता है, हमें जो भी हमने खाना खाया उसके तुरंत हमें जो टेस्ट आया वो होता है रस, और जो आफ्टर टेस्ट आता है, जो एक माइन्यूट सा टेस्ट आता है, उसको हम अनुरस बोलते हैं। तो व्यक्तः शुष्कस्य च आदौ च रसो द्रव्यस्य लक्षयेत्, तो जो हमारा शुष्क में भी और हमारा आद अवस्था में भी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। विपर्येण अनुरसो रसो नास्ति ही सप्तम, और यहाँ पे क्या बोला है कि रस हमारा व्यक्त होता है, मतलब इजीली उसको जो है वो मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है, और अनुरस हमारा अव्यक्त या थोड़ा सा व्यक्त होता है। रस हमारा शुष्क अवस्था में होता है, अनुरस शुष्क अवस्था में अस्थायी होता है, दैट इज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। रस जो है वो आदि में, दैट इज स्टार्टिंग में आता है, और अनुरस हमारा अंत में आता है। उसके बाद गुण प्रकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें परादि गुण की बात करनी है। तो परादि गुण एज वी ऑल नो हमारे 10 परादि गुण होते हैं। कौन कौन सी? पर अपरत्वे युक्तिष्ठ संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथकत्वं च परिणामत्थ अपि च संस्कारो अभ्यास इति एते गुणाः ज्ञेय पराद्याः। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चरक द्रव्य गुण दोनों में काम आएगा। तो 10 हमारे परादि गुण है, जिसमें से पर होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर, जो भी सुपीरियर चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं। देश काल वयोमान पाक वीर्य रसादिषु पर अपत्वे, तो देश काल वय दैट इज एज, मान पाक वीर्य रस, इन सब में जो पर और अपर होता है वही हमारा पर और अपर में माना जाता है। तो परत्व का मतलब होता है प्रधानता। एक जाति के अनेक द्रव्यों में जो प्रधान और उत्कृष्ट होता है, जो सबसे सुपीरियर लेवल का होता है, उसको हम पर बोलते हैं। उसके बाद अपर हमारा क्या होता है, अप्रधानता, जो अप्रधान और निष्कृष्ट है, जैसे सबसे इंफीरियर लेवल का होता है। फिर युक्ति की बात करेंगे, युक्तिश्च चेतना या तो युज्यते
तो इसमें क्या बोल रहे हैं युक्ति में कि जो भी हम योजना बनाते हैं काम को करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। तो दोष, देश, काल और बल आदि का विचार कर औषधि की समुचित योजना को हम क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। युक्ति बेसिकली होता है अपना दिमाग लगा के पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन निकालना। फिर आती है हमारी संख्या। संख्या वी ऑल नो, गणित जो हमारा 1 2 3 4 काउंटिंग होती है वो। संख्या अर्थात गणना व्यवहार के हेतु 1 2 3 आदि को संख्या कहते हैं। इससे द्रव्य का सम्यक ज्ञान होता है। दोष, विकार तथा द्रव्यों के भेद संख्या द्वारा ही व्यक्त होते हैं। फिर संयोग। संयोग क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। योग सह संयोग उच्यते द्रव्याणाम। तो योग दैट इज जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। संयुक्त व्यवहार हेतु गुण संयोग। और यहाँ पे ये बोला है 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलना ही क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है, द्रव्य और उसका गुण, मतलब कि नित्य जिसको हम अलग नहीं कर सकते, और अनित्य है जिसको हम अलग कर सकते हैं। नित्य क्या है, जैसे द्रव्य के अंदर उसके गुण है, उसके जो कर्म होते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अनित्य है 2 द्रव्यों के संयोग, तो उनको तो हम अलग कर सकते हैं। फिर कारण दृष्टि से 3 हमारे आते हैं, एक कर्मज, द्वंद्वज और सर्व कर्मज। एक कर्मज में क्या है, 2 के संयोग में से एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है, मतलब कि 2 का कॉम्बिनेशन किया आपने, उसमें से एक ही क्रियावान है, मतलब एक ही एक्शन शो करेगा, दूसरा वाला एक्शन शो नहीं करेगा। द्वंद्वज में क्या है, अब ऑब्वियसली देखो कॉम्बिनेशन है तो 2 चीजें तो होंगी ही होंगी, पर हम उसको एक कर्मज कैसे बोल सकते हैं, नाम से हमें क्लियर होगा कि उनमें से सिर्फ एक ही है जो कर्म कर सकता है, जो क्रियावान है। द्वंद्वज की बात करेंगे तो 2 द्रव्य है और दोनों ही काम कर रहे हैं। सर्व कर्मज की बात करेंगे कि 2 से ज्यादा द्रव्य है और सारे ही क्रियावान है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एक कर्मज में एक दोषज विकार, अब जैसे कि हमारे जो भी कुष्ठ वगैरह होते हैं वो होते तो तीनों दोष से, लेकिन प्री डोमिनेंस हमारी एक दोष की होती है, जो भी एक दोषज विकार है, डोमिनेंस है उसमें एक ही दोष की है, लेकिन इन्वॉल्व तो हमारे सारे ही दोष होते हैं ना। उसके बाद द्वंद्वज में द्वंद्वज विकार हो गए, और सर्व कर्म में हमारे सन्निपातज विकार हो गए। फिर कार्य दृष्टि से 2 होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक मतलब बस फिजिकल मिक्सचर करना, और रासायनिक मतलब केमिकल मिक्सचर करना। उसके बाद विभाग की बात करेंगे, अभी हमने संयोग की बात करी, अब हम विभाग की बात करेंगे। तो विभागस्तु विभक्ति सयाद वियोगो भागश्चो ग्रह। तो ये क्या बोल रहे हैं, विभागस्तु विभक्ति ही स्याद वियोगो भागश्चो ग्रह। द्रव्यों के विभाजन दैट संयोग के नाश को विभाग कहते हैं। द्रव्य का अंशतः अलग अलग करना। अनित्य क्योंकि संयोग से नष्ट हो जाता है और संयोग का अभाव रूप होता है। ऑब्वियसली संयोग क्या है, मिलाना। विभाग हो गया अलग करना। विभाग 3 टाइप का बताया, विभक्ति, वियोग और भागश्चो ग्रह। विभक्ति में क्या है, एक द्रव्य को कई टुकड़ों में बांटना। वियोग में क्या कर रहे हैं, जब 2 द्रव्यों का परस्पर अलग अलग कर रहे हैं। विभक्ति में हमने क्या किया, एक ही द्रव्य था उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। वियोग में हम क्या कर रहे हैं, 2 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन था उनको हम अलग कर रहे हैं। भागश्चो ग्रह क्या है, किसी द्रव या चूर्ण को कई मात्रा में बांटना। उसके बाद हम बात करेंगे पृथकत्वम की। पृथकत्वम होता है अलग, मतलब बेसिकली जो अलग चीज होती है। तो पृथकत्वम असंयोगः वैलक्षण्यम अनेकता। ये 3 प्रकार का होता है। असंयोग मतलब जिसमें संयोग की संभावना ही नहीं है, जैसे कि हमारे 2 अलग अलग कैटेगरीज है। मतलब पृथकत्वम होता है बेसिकली यूनिकनेस, अलग चीज। तो सबसे पहले असंयोग। असंयोग मतलब कि 2 चीज जो बिल्कुल अलग है, उनका मतलब साथ होना तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वैलक्षण्य है क्या, विशिष्ट लक्षण मतलब ऑपोजिट कर्म वाले। और अनेकता क्या है, एक जाति के अनेक व्यक्तियों का परस्पर पृथकत्व। तो असंयोग हो गया 2 अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वैलक्षण्य हो गए 2 ऑपोजिट क्वालिटीज वाले इंडिविजुअल्स, या 2 ऑपोजिट क्वालिटीज वाले सेम ही हमारे कोई ड्रग्स है वो। और अनेकता हो गया एक ही की कैटेगरी, जैसे हर एक की अलग अलग टाइप्स होते हैं वो। उसके बाद हमारा 8 आता है परिमाण। परिमाण क्या है, क्वांटिटी, मान, मेजर करना है ना। तो परिमाणम पुनः मानम, माप, तोल आदि मान व्यवहार को जो कारणभूत गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। परिमाण हमारा दैर्घ्यमान, गुरुत्वमान ये होता है। नित्य अनित्य इतना सब डिटेल में नहीं जाना चरक में। उसके बाद संस्कार की बात करेंगे। तो संस्कार क्या है, संस्कार करणम मतम। तो जो भी चेंजेस हम द्रव्यों में लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। जिसके द्वारा द्रव्यों के गुण में परिवर्तन लाया जाए वो हमारा संस्कार होता है। फिर अभ्यास की बात करेंगे। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना है ना। तो भाव अभ्यासनम अभ्यासः शीलनम सतत क्रिया। तो किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना उसको हम क्या बोलते हैं, अभ्यास बोलते हैं। और इसके 2 पर्याय है, शीलनम
और हमारा सतत क्रिया। उसके बाद हमारा षड्रस प्रकरण आता है। तो आकाश, अब षड्रस, हमारे रस की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हमें वो सीखना चाहिए। तो आकाश से पहले जो जल है वो सौम्य है, शीतल है, लघु है और अव्यक्त रस है, दैट इज उसके अंदर कोई भी रस जो है वो व्यक्त, दैट इज हमें नहीं वो परसीव होता। जब वो आकाश से नीचे आता है तो साढ़े 500 महाभूत से मिलता है, जंगम स्थावर को तृप्त करता है, उसके बाद हमारे 6 रसों की उत्पत्ति होती है। फिर हमें ये रस और महाभूत के बीच का जो कॉम्बिनेशन, मतलब उनका जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। मधुर में हमारा जल और पृथ्वी जो है वो साथ में होती है। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि होती है। लवण में जल और अग्नि होती है, अकॉर्डिंग टू चरक की अभी हम बात करेंगे। कटु तक कषाय में वायु कॉमन है और आप, दैट इज अग्नि, आकाश और पृथ्वी ऐसे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना आचार्य चरक, मतलब अगर हम चरक संहिता की बात करें तो जो इंडिविजुअल रस के गुण हैं, कर्म है, अति योग लक्षण है, वो यहाँ पे मतलब मस्ट टू नो सेक्शन में नहीं थे हमारे सिलेबस में। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। लेकिन फिर भी कहीं कहीं मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो पूछे जाते हैं एंड हमें द्रव्य गुण में तो वो कवर करने ही है, तो फिर क्विकली उसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मधुर रस। तो मधुर रस क्या होते हैं? आयुष्य होता है, बल, वर्ण, ये सब वृद्धि कराता है बॉडी में। फिर स्थैर्य लेता है और हमारा घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जीवा, इनका प्रहलादन, इनको खुश रखता है। स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है। षटपट, पिपलिका, इष्टतम, जो हमारे मधुमक्खी वगैरह होती है, जो चींटी वगैरह होती है, उनके लिए प्रिय होता है। फिर इसके अति सेवन से क्या होगा? स्थौल्यता आएगी बॉडी में, अनभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। अति स्वप्न, आस्य, कंठ, मांस, अभिवृद्धि। उसके बाद हमारा श्वास का प्रतिशाय होएगा। आस्य माधुर्य, दैट इज मधुर मधुर, स्वीट टेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा बॉडी में। गलगण, गलमाला, गलशोफ, ये सारी चीज़ होगी। अम्ल रस की बात करेंगे तो अम्ल रस, खट्टी चीज़ क्या करती है? भक्तम रुचि, खाना खाने में टेस्ट बढ़ाती है, देह को ब्रूहण करती है, इंद्रियों को दृढ़ बनाती है, हृदय को तृप्त करती है। भुक्त्वम उपकर्षयति, भोजन को मुख से अमाशय तक लेके जाती है। आस्यम अस्त्रावती, होता नहीं कभी आप बहुत ज़्यादा नींबू या खट्टा खा लेते हो तो एकदम माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा आ जाता है, तभी हो जाते हैं। अति सेवन से क्या होगा? दंत हर्ष, तर्शयति, सम्मिलित अक्षिणी, मतलब आंखें जो है वो एकदम से बंद होती है ना जब हम कुछ खट्टा खा लेते हैं वो। फिर कफम विलायति, कफ को गीला करेगा। पित्तम अभिवर्धयति, पित्त को बढ़ाएगा, रक्त की दुष्टि होगी। लवण रस से क्या हो गया? पाचन के, क्लेदन, दीपन, छेदन, भेदन, ये सारी चीज़ें होती है। फिर वात का शमन करेगा, वो कफ को विषयंत करेगा, दैट इज कफ को पतला करेगा। सर्व शरीर, सारे शरीर के ऑर्गन्स को मृदु करेगा। फिर आस्यम अस्त्रावती, माउथ में सलाइवेशन बढ़ जाएगी। अति सेवन से पित्त कुपित होएगा, रक्त की दुष्टि होएगी। पुंसवत्पम, दैट इज इम्पोटेंसी होएगी। शोफान स्फोटेति, शोफ दैट इज इन्फ्लेमेशन आएगी। स्फुटता, दैट इज थोड़ा मतलब स्किन वगैरह जो है वो फटने लगेगी। सॉरी, शोफान स्फोटयति है, ये कंप्लीट वर्ड है, मतलब शोफ को वो फाड़ देता है। फिर लोहित पित्त, दैट इज रक्तपित्त, अम्लपित्त, विचर्चिका, एक्जिमा, इंद्रलुक, दैट इज एलोपेशिया, ये सब हमें देखने को मिलेगा। कटुरस क्या करता है? वक्रम शोधयति, माउथ की शुद्धि करता है। अग्नि दीप्यति करता है। स्वेद, क्लेद, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, अल्सक और हमारा शोथ, उदर्त, उपचय, अभिश्रण, ये सब नहीं होता। कंडु व्रण, कृमि को दूर करता है। दूषित मांस का लेखन करता है और श्लेष्म को कम, दैट इज कफ को कम करता है। फिर इसके अधिक सेवन से क्या होगा? विपाक प्रभाव से पुंसवत, शक्ति कम होएगी। रस वीर्य प्रभाव से मोह, ग्लानि, अवसाद फील होएगा। शरीर की धातुएं जो है वो शिथिल हो जाएगी। कंठ में दाह, शरीर में ताप, ये सब फील होएगा। बल जो है वो खत्म हो जाएगा बॉडी में से। और तिक्त रस की बात करेंगे तो तिक्त रस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तिक्त रस खुद में तो बहुत ज़्यादा अरोचक होता है, जैसे खाना अच्छा नहीं लगता तिक्त रस, है ना, लेकिन वो खाने में रुचि जो है वो इंक्रीज करता है। और अरुचि जिसको होते हैं ना, जिसको खाने में टेस्ट वेस्ट नहीं आ रहा, उसको वो ट्रीट करता है। विषग्न होता है, क्रमिग्न होता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पोय, स्वेद, मूत्र, पुरीश, पीत, श्लेष्म, इन सब का उपशोषण करता है। अति सेवन से क्या होएगा? अति सेवन से हमारा मुख शोष होएगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का शोषण, धातुओं का शोषण होएगा। स्रोतों में खरता, ग्लानि, मोह, भ्रम, वात रोग होएगा और बल जो है वो कम होएगा बॉडी में। कषाय रस की बात करेंगे तो संशमन, संग्राही, संधान कर होता है, स्तंभन करता है। पीड़न, रोपण, श्लेष्म और रक्तपित्त को कम करेगा। अति सेवन से क्या होगा? मुख शोष, हृदय पीड़न, वाग, दैट इज जो हमारी बोलने की शक्ति होती है उसको कम करेगा। स्रोत से अवरुद्ध करेगा। विष्टम, दैट इज कॉन्स्टिपेशन लेके आएगा। वात, मूत्र, पुरीश को कम करेगा, उनको बाहर नहीं निकालेगा। कृष्णता और ग्लानि आएगी। उसके बाद रस, विपाक तथा वीर्य का संबंध है। शीतम वीर्येण यत् द्रव्यम मधुर रस पाक्य, होते हैं क्या बोल रहे हैं? जो मधुर रस वाले द्रव्य होते हैं उनका वीर्य शीत होता है। तयो अम्लम यद उष्णम च यद
द्रव्यम कटुक्तम, और जो हमारे कटु और अम्ल रस वाले होते हैं या कटु अम्ल विपाक वाले होते हैं उनकी वीर्य उष्ण होती है। उसके बाद विरुद्ध वीर्य की कुछ जो है वो रस और जो वीर्य है वो मतलब हमारी ऐसे सेम नहीं होती है कि कोई मधुर होते हैं लेकिन उष्ण वीर्य वाले होते हैं, कषाय तिक्त होते हैं लेकिन उष्ण वीर्य वाले होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद ये हमारा रसों के गुण के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज है कि जैसे हमारा गुण है स्निग्ध तो उसमें उत्तम, मध्यम और अवर ऐसे ग्रेडिंग की गई है रस की, तो ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नाउ विल मूव टुवर्ड्स विपाक प्रकरण। तो विपाक में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है कटु तिक्त कषायणाम विपाक प्रायश्च कटु। तो कटु तिक्त कषाय रस का विपाक क्या है? कटु है। अम्लो अम्लम पच्यते, अम्ल रस का विपाक जो है वो अम्ल होता है। स्वादु मधुर लवणम तथा, और मधुर और लवण रस का हमारा मधुर विपाक होता है। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा मधुर, अम्ल और लवण होता है वो वात मूत्र पुरीष को निकालने में सहायक होता है। कटु तिक्त कषाय हमारे उनको निकालने में दुखकारक होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन काइंड ऑफ कॉज करता है। फिर यहाँ पे बहुत एक सबसे मतलब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, शुक्राह बद विण मूत्रो विपाको वातलह कटु। तो कटु विपाक क्या करता है? शुक्र को नष्ट करता है। बड विण मूत्र, विण मतलब फीसिस, जो स्टूल फीकल मैटर होता है वो, और मूत्र दैट इज यूरिन, उनको रोकता है। और वातज होता है वो। उसके बाद हमारा मधुर जो होता है वो हमारा कैसा होता है? मधुर सृष्ट वन मूत्रो विपाक कफ शुक्रल। तो शुक्रल होता है सृष्ट वन मूत्र, सृष्ट मतलब इन मल मूत्र को बाहर निकालता है, और यहाँ पे शुक्रज नहीं, यहाँ पे कफज आएगा। उसके बाद अम्ल जो है वो शुक्र को नष्ट करता है। पित्त कृत सृष्ट वन मूत्रो पाक अम्ल शुक्र नाष्ट, शुक्र का नाश करेगा। सृष्ट वन मूत्र है दैट इज मल मूत्र को बाहर निकालेगा और पित्तज होता है। फिर वीर्य प्रकरण की बात करेंगे तो मृदु तीक्ष्ण गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष्ण उष्ण शीतलम वीर्य अष्टविधम केचित विविधा तथा शीत उष्णम इति वीर्यम तो क्रियते येन ज्ञा क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य कृता क्रिया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अष्टविधि हमारी जो वीर्य है वो कौन कौन सी है? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत। लेकिन कुछ लोग द्विविध वीर्य भी मानते हैं, विच शीत और उष्ण। और द्रव्य का जो भी क्रियाएं होती है, जो भी काम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीर्य की वजह से होते हैं। वीर्य के बिना कोई भी काम जो है वो पॉसिबल नहीं होता। रसो निपातम द्रव्याणाम विपाक कर्म निष्ठया वीर्यम यावत अधिवासात निपातात च उपलभ्यते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रसो निपातम द्रव्याणाम, कि रस का जो ज्ञान है वो किससे होता है? निपात से होता है। निपात मतलब प्रत्यक्ष। जब आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसका क्या होता है? आपकी सेंस ऑर्गन दैट इज आपकी जो टंग है उससे आपको परसेप्शन होता है। तो सेंस ऑर्गन्स को जब हम यूज़ करते थे तो उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए, तो ये बोल रहे हैं कि रस का ज्ञान होता है निपात से, विपाक का ज्ञान होता है कर्म से, और वीर्य का ज्ञान होता है निपात प्लस अधिवास से। निपात तो वही हो गया हमारा जो कॉन्टैक्ट विद टंग होता है ना, जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो ज्ञान होता है। अधिवास होता है अनुमान, कि कुछ टाइम तक जो आपका द्रव्य है जो भी आपने कंज्यूम किया है वो कुछ टाइम तक आपके बॉडी में रहेगा, आपकी बॉडी से कॉन्टैक्ट करेगा, और फिर जो भी वो कार्य करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वीर्य का कर्म बोलेंगे। फिर प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव हमारा हो गया रस वीरम विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणाम चैव प्रभाव तस्य सस्मृतः। तो रस वीर्य विपाक जब सेम होते हैं लेकिन फिर भी जब विशेष कर्म करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपके दो द्रव्य है, इनका रस वीर्य विपाक तीनों चीज़ सेम है, लेकिन फिर भी इनके जो एक्शंस हैं वो अलग अलग है, तब उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रभाव बोलते हैं। उदाहरण के लिए चित्रक और दंती दोनों हमारे कटु उष्ण होते हैं, मतलब कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्य। लेकिन चित्रक क्या करता है? मल संग्रह दैट इज कॉन्स्टिपेशन करता है, वही दंती हमारा विरेचन करता है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, विच इज विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार हमने बहुत अच्छे से संस्कृत में कवर कर लिया था, तो आई होप यू कैन check it from there, otherwise notes में I have attached it, you can check it out। तो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। Now we'll move towards our next topic which is अन्नपान विधिम, that is 27th chapter। अब 27th चैप्टर में क्या किया गया है? बेसिकली एक तो हमारे आहार वर्ग जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है, और हमारे कुछ ये हितकर और अहितकर आहार है वो मेंशन करे गए हैं। तो जो आहार वर्ग है ये बहुत इन डिटेल डेप्थ वाला चैप्टर है, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी का सिलेबस चेक करोगे
तो उसमें मस्ट टू नो में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही पॉइंट्स हैं जो आपका मस्ट टू नो सेक्शन में है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि ये वाला जो चैप्टर है वो यूनिवर्सिटी वाइज स्पेसिफिक चैप्टर है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है उसमें जो मस्ट नो सेक्शन है सिर्फ उसमें से ही पेपर बनाएंगे, या फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे दही का गुण है, गुड़ के गुण है, पुराण गुड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें से भी वो पूछ सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मस्ट नो सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले हमारी ये टेबल है कि उदकम क्लेदयति, कि उदक जो हमारा जल होता है वो क्लेद करता है बॉडी में, लवणम विष्यंदति, लवण विष्यंदता लिख के आता है, क्षारः पाच्यति, क्षार क्या करते हैं, पाचन करती है, मधु संदधाति मतलब टूटे हुए स्थान को जोड़ता है, संघात कार्य करता है, सर्पी स्नेहयति, सर्प मतलब ही स्नेहन करता है, फिर क्षीरम जीव्यति, क्षीर दूध जो है वो जीवनीय होता है, मांस ब्रूहण्यति, रस प्रीणयति, सुरा जर्जरी करोति, जर्जरी करोति मतलब मांस आदि को शिथिल करता है, थोड़ा लूज करता है। फिर आता है हमारा शतुरः लेख्यति, मतलब जो हमारी ये सीधु वगैरह होते हैं, मांस तथा मेद आदि धातु का लेखन करता है। द्राक्षासव दीप्यति, द्राक्षासव दीपन कार्य करता है। फाणितम आचनोति मतलब दोषों को एकत्र करता है। दधि शोफम जनयति, दही जो कर्ड होती है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है बॉडी में। पणियाक शाकम क्लप्यति मतलब शरीर में ग्लानि उत्पन्न करता है। फिर प्रभूतानाह मलोस माश सूपह, मल और मूत्र को अधिक पैदा करता है कौन, माश जो उड़द की दाल का सूप होता है वो। उसके बाद दृष्टि शुक्रग्न शार, जो शार है वो दृष्टि और शुक्र का नाश करती है। प्राय पित्तल अम्लम अन्यत्र अन्यत्र दाड़िम आम्लकात, तो खट्टा अनार तथा आंवले को छोड़ के, आम्लकात यहाँ पे बोले ना, तो इन दोनों को छोड़ के जो बाकी हमारे अम्ल द्रव्य होते हैं वो पित्त को उत्पन्न करते हैं। प्रायः श्लेष्मलम मधुरम अन्यत्र मधुना पुराणाश्च शाली षष्टिक यव गोधूम आक, तो मधु, पुराने शाली चावल, षष्टिक और हमारा जो यव और गोधूम है इनको छोड़ के बाकी सारे जो मधु द्रव्य होते हैं वो श्लेष्मल होते हैं, दैट इज कफ को बढ़ाते हैं। फिर प्रायः तिक्त्वम वातलम अवृश्यम च अन्यत्र वेत्र, और यहाँ पे बताया गया है कि बेल का जो अग्रभाग होता है, गुड़ूची तथा परवल की जो पत्ते होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जितने भी तिक्त द्रव्य होते हैं वातवर्धक होते हैं और अवृष्ट होते हैं। फिर प्रायः कटुकम वातलम अवृष्ट्यम च अन्यत्र पिपली विश्व भेषजा, तो पिपली और सॉल्ट को छोड़ के बाकी सारे कटु द्रव्य वातवर्धक और अवृष्ट होते हैं। फिर आहार वर्ग हमारे 12 आहार के वर्ग दैट इज क्लासेस जो है वो बताए गए आचार्य चरक अनुसार। शुकधान्य, शमीधान्य, मांस, शाक, फलाश्रयान, वर्गान, हरत, मध्य, अम्बु, कोरस, इक्षु, विकारिकान, दश द्वौ च आपरो वर्गो कृतान आहार योगनम, तो ये क्या बोल रहे हैं कि 10 ये वर्ग हो गए हमारे, कौन कौन से, शुभ धान्य सीरियल्स जितने भी चावल वगैरह होते हैं वो, शमी धान्य पल्सेस, मांस, शाक दैट इज वेजिटेबल्स, फल, फिर वर्गान हरित मतलब हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर हमारे जो कॉन्डिमेंट्स और ये स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो, मध्य, अम्बु, कोरस और इक्षु, विकार। एक्स्ट्रा जो 2 हैं वो हमारे कृतान वर्ग जो हमारी रेसिपीज वगैरह होती है या वागु, यूजुअली ये सब, और आहार योगी, आहार उपयोगी मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो हम आहार में यूज़ करते हैं जैसे नमक है, तेल है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है 12 आहार वर्ग हो गए। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज 28th चैप्टर, विविध अशुद्ध पीतियम अध्याय। अब आपके चतुष्ट जो है ये लास्ट आता है हमारा चतुष्ट में, उसके बाद 29 और 30 हमारे अलग से आते हैं, वो चतुष्ट में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमारा बताया चतुष्ट प्रकार के जो हमारे आहार होते हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती है। उसके बाद उन्होंने बताया रस आदि जो हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब चीज़ें हैं, उनके रोग और चिकित्सा बताई गई है। उसके बाद इसमें कोष्ठ से शाखा में क्यों जाते हैं दोष वो बताया है, शाखा से कोष्ठ में क्यों जाएंगे वो बताया है, और लास्ट में प्रज्ञा परात का क्या रोल होता है डिजीज कॉज करने में ये बताया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहला चतुर्वेद आहार में बताया अशत, पीत, लीड और खादित। अशत, पीत, लीड और खादित ये हमारे खादित, ये हमारे 4 टाइप्स के हमारे आहार होते हैं ना। तो इनके सेवन से 2 चीज़ें बनती है, तो आहार रस बनता है जो हमारा प्रसाद जो एसेंशियल पार्ट होता है, और दूसरा हमारा किट दैट इज मल बनता है। आहार रस से हमारी सारी धातुएं, संधि वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शरीर की वो सब बनती है, और मल से हमारे मल, मूत्र, पुरेश जो हमारे नख ये सब है, इनके मल जो है हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स है उनके जो हमारे मल होते हैं वो सब इससे बनते हैं। तो आहार से हमारा क्या बन रहा है, आहार रस बन रहा है विच इज़ प्रसाद, और हमारा किट बन रहा है विच इज़ मल।
इन चारों प्रकार के भोजन से ही शरीर में पुष्टि एवं व्याधि होती है। फिर अग्निवेश ने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसा आपको भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, कि जो अच्छा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी वो बीमार रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत अहितकर खाना खाते हैं लेकिन फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं। तो उसमें आत्रेयी ने बताया कि रोग का कारण केवल अहितकर भोजन नहीं होता, काल विपर्यय, प्रज्ञापराध, असात्मय इंद्रिय संयोग, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और अहितकर आहार जो है वो शीघ्र ही दोष उत्पन्न नहीं करता, एक कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस जो है वो हमें चाहिए होती है, तभी उससे डिजीज जो है वो कॉज होंगे। पथ्य भी देश काल संयोग वीर्य प्रमाण अति योग में अपथ्य बन जाता है। और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं बेशक वो हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनसे वो हेल्दी चीज़ भी अनहेल्दी हो जाती है। तो ये उन्होंने आंसर दिया। फिर हमें देखना है कि रस में जनरली कौन कौन से रोग होते हैं। अश्रद्धा, दैट इज भोजन करने की इच्छा नहीं होती। अरुचि, गौरवता, ज्वर, क्लेपियम, अग्निनाश, आस्य विरस्य, दैट इज मुख में एकदम बिटर बिटर टेस्ट हो जाएगा। तंद्रा, पांडु, अवसाद, यथाकाल वल्य पलत, मतलब कि बिना किसी, मतलब अभी आपकी एज नहीं है लेकिन फिर भी वल्य, दैट इज रिंकल्स, और पलत, दैट इज आपको थिनिंग या फिर बॉल्डनेस देखने को मिल रही है। हृलास, अंगमत, स्रोत अवरोध और अंकृशिता। चिकित्सा कैसे करेंगे? रस जानम विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे रस वाले जितने भी हमारे विकार होते हैं उनमें हमारी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? लंघन रहता है। फिर रक्त की बात करेंगे तो कुष्ठ, विसर्प, पिड़का, रक्तपित्त, रक्त प्रदर, गुदपाक, मेढ्रपाक, मुखपाक, प्लीहा बढ़ जाना, प्लीहा की वृद्धि, गुल्म, वितृति, नीलिका, कामला, व्यंग, पिपलू, तिल, कालक, दद्रु, चर्मदल, बेसिकली जितने भी हमारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो किस में आएंगे? रक्तज विकार में आएंगे। और उनकी चिकित्सा हमने ऑलरेडी विदेशों में अध्याय में कवर कर लिया है। फिर मांस की बात करेंगे तो अधिमांस, अर्बुद, मांस कील, गल शालुक, कलशुंडी, पूती मांस, अलजी, गंडमाला, उपजीविका, ये सारे हमारे मांसज विकार हो गए। संशोधन, शस्त्र कर्म, शार कर्म और अग्निकर्म हमारी उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। मेद की बात करेंगे तो अष्टनिंदित पुरुष में जितने भी हमने अष्टनिंदित पुरुष पढ़े थे वो, और प्रमेय के पूर्व रूप हमारे इसमें आते हैं, और इसकी चिकित्सा हमने ऑलरेडी 21 चैप्टर में कवर कर लिया है। अस्थि की बात करेंगे तो अध्य अस्थि, दैट इज अधिक ज़्यादा अस्थि होना, अधिदंत, दंत भेद, दंत शूल, अस्थि भेद, अस्थि शूल, अस्थि प्लस दंत में विवर्णता, दैट इज डिस्कलरेशन, केश, लोम, नख, दाढ़ी, इनके दोष, ये सब हमारे रोग में आगे। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पंचकर्म, बस्ती, तिक्त वर्ग, सिद्ध, दूध और घृत, ये सब हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गए। मज्जा की बात करेंगे तो पर्वरूजा, दैट इज हमारे जो संध्या जॉइंट्स होती है उनमें पेन है। भ्रम, मूर्छा, तम दर्शन, अरुंशा, स्थूल मूला नाम, दैट इज पर्वों में स्थूल मूल वाली फुंसियाँ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और शुक्र की बात करेंगे तो शुक्रज विकार है तो क्लेबियम, इम्पोटेंसी, अहर्षणम, की प्रसन्नता जो है वो नहीं होगी रोगी को, और रोगी नपुंसक और अल्प आयु वाली संतान होगी, और गर्भपात या स्त्राव, दैट इज अबॉर्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। चिकित्सा मज्जा और शुक्र दोनों की सेम बताई गई है, दैट इज मधुर, तिक्त, अन्न, मैथुन, व्यायाम और शोधन। फिर इंद्रिय की बात करेंगे तो उपताप या अपघात, अब ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन्स है, या तो उनमें विकृति आएगी या उनका कंप्लीट नाश हो जाएगा, उसमें त्रिमर्मी अध्याय में जो चिकित्सा बताइए वो हम करेंगे। स्नायु शिरा कंडरा की बात करेंगे, संकोच, खल्ली, ग्रंथि, स्फुरन, शून्यता, ये सब हमारे डिसऑर्डर्स हो गए। वात रोग जो चिकित्सा होती है वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। मल की बात करेंगे तो भेदन, शोषण, मल संग और अति प्रवृत्ति, दैट इज कॉन्स्टिपेशन और हमारा लूज मोशन, इसमें हम न वेगान धारण्य में जो हमने चिकित्सा बताई है वो हम कवर करेंगे। तो बेसिकली जो जो चिकित्सा यहाँ पे मेंशन है, जैसे लंघन औषधि है, संशोधन, शस्त्रकर्म, शारकर्म, अग्निकर्म, ये है, पंचकर्म, बस्ती वगैरह है, और हमारा वात रोग चिकित्सा, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि डिजीज़ आपके कोष्ठ से शाखा में क्यों जाते हैं और शाखा से कोष्ठ में क्यों आते हैं। व्यायामात ऊष्मणम तीक्ष्णम हितस्य अनअवचारणात् कोष्ठात शाखा मलाहयंती द्रुतवान मारुतस्य च। तो ये क्या बोल रहे हैं? व्यायाम से ऊष्मणता, जो हमारी हीट होती है, जो गर्माहट होती है, उसकी तीक्ष्णता से, उसकी शार्पनेस से, और हितस्य अनअवचारणात्, हितकर जो भी हमारे आहार विहार होते हैं उसका ठीक प्रकार से फॉलो ना करना, इनकी वजह से मारुत की बहुत तीव्र गति हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो दोष हैं वो कोष्ठ से निकल के शाखाओं में फैल जाते हैं।
तत्रस्थाः च विलम्बन्ते कदाचित न समीरताः न देशे काले कुप्यन्ति भूयो हेतु प्रतीक्षितः। और वहाँ जाके शाखाओं में जाके वो स्थिर हो जाते हैं, दैट इज स्टेबल हो जाते हैं और वहीं पे वो रुक जाते हैं और वो कुपित नहीं होते। फिर वो वेट करते हैं हेतु का कि आप कुछ भी गलत काम करो, उनको मौका मिल जाएगा और फिर वो कुपित होकर आपको दोष उत्पन्न करेंगे। तो व्यायाम, ऊष्मना की तीक्ष्णता, हितकर आहार का पालन न करना, इनसे वात की तीव्र गति से दोष आपके कोष्ठ से शाखा में आ गए, वहां जाकर स्थित हो जाते हैं और बिना प्रेरणा पुनः कोष्ठ में नहीं आते। हेतु की प्रतीक्षा करने वाले दोष बिना स्थान एवं समय के कुपित नहीं होते, वो वेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन का, और जैसे ही आपने उन्हें मौका दिया, जैसे ही आपने कुछ गलत काम किया, वो एकदम से कुपित होकर आपको बीमार कर देंगे। फिर है शाखा से कोष्ठ में गमन, जो हमें कराना होता है शोधन के लिए। तो वृद्ध्या विषयंदनात् पाकात् स्त्रोतोमिक विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाह कोष्ठम यान्ति वायुश्चिव निग्रह। तो ये क्या बोल रहे हैं, वात आदि दोषों के अधिक बढ़ने से, वृद्ध्या विषयंदात् दैट इज बहने का स्वभाव होने से, स्त्रोतोमुख विशोधनात् स्त्रोत दैट इज आपके जो चैनल्स है क्लियर हो जाते हैं, तो शाखा मुक्त्वा मलाह कोष्ठम, तो आपका जो दोष होते हैं वो शाखा से मुक्त होकर कोष्ठ में चले जाते हैं। और इसमें लास्ट हमारा रीज़न क्या है, जब शरीर के अंदर वायु का जो है वो निग्रहण हो जाता है। तो बेसिकली 5 रीजंस हैं। पहला वृद्ध्या, दैट इज आपकी बॉडी में वात आदि दोष जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा विषयंदा, दैट इज उनकी फ्लो होने की टेंडेंसी जो है वो हो गई है। पाकात, उनके पाक होने से। स्त्रोतस, आपके जो चैनल्स है उनके क्लियर होने से। और फिफ्थ है वायुश्च निग्रह, कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात जो है वो एक्यूमुलेट हो गई है, मतलब रुक गई है। उसके लास्ट हमारा प्रज्ञापराध, अप्रज्ञापराध है, मतलब कि धीरे धीरे स्मृति सब भ्रष्ट हो गई है, तो आप अशुभ कार्य करते हो, है ना, जिससे आपके दोष जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अज्ञानी मनुष्य प्रज्ञापात द्वारा 5 इंद्रियों के अहितकर विषय सेवन करता है, मलमूत्र आदि वेगों को रोकता है, अविवेकपूर्ण साहसिक कार्य करता है, तत्काल सुख परंतु कालीन दुख परिणाम। ऐसा होता है ना कि इमीडिएटली तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फन हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ऐसे कार्यों में वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको डिजीज जो है वो हो जाते हैं। तो इसके साथ ही आपका 28th चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। नाउ विल मूव टू 29th चैप्टर विच इज दश प्राण आयतनम अध्याय। तो दश प्राण आयतन हम शारीरिक स्थान में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे, और सबसे फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का दश प्राण आयतन ही था, इसलिए इसका नाम है दश प्राण आयतनयम अध्याय। तो दश प्राण आयतन में क्या है, दश एव आयतनानि आहु प्राणाः येषु प्रतिष्ठिताः। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राण हमारे प्रतिष्ठित, दैट इज प्राण हमारे होते हैं। शंखो मर्मत्रयः, तो शंख बोला है, 2 शंख हो गए हमारे। मर्मत्रय, 3 मर्म कौन से हो गए, हमारा सिर, हृदय और बस्ती। फिर आता है कंठ है, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा। तो ये हमारे क्या हो गए, 10 प्राण आयतन हो गए, 10 वो पॉइंट्स हो गए जहाँ पे हमारी बॉडी में जहाँ पे हमारे प्राण, दैट इज हमारी लाइफ जो है वो रुकी हुई है। शारीरिक स्थान में ये बताए गए हैं, वो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। फिर विषद प्रकार यहाँ पे बताए जाएंगे। उसके बाद प्राण अभिसर वैद्य और रोग अभिसर वैद्य के लक्षण और उत्तम वैद्य के लक्षण हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भिषक, दैट इज जो डॉक्टर होता है, उसके कितने टाइप्स बताए हैं। तो आचार्य चरक ने इस वाले चैप्टर में, दैट इज दश प्राण आयतनम अध्याय सूत्र स्थान के 29th चैप्टर में 2 टाइप के भिषक बताए गए हैं, प्राण अभिसर और रोग अभिसर। तो द्विविधास्तु खलु भिषजो भवन्तो अग्निवेशः। तो अग्निवेश को बता रहे हैं कि 2 टाइप के भिषज होते हैं। कौन कौन से, प्राणाम एक अभिसरा हंतारो रोगणाम। तो एक तो वो होते हैं जो प्राण अभिसर, कि प्राण दैट इज आपकी बॉडी को लाइफ देते हैं और रोगों को हनते हैं, दैट इज रोगों का नाश करते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, रोगाणाम एक अभिसरा हंतारो प्राणानाम इति। दूसरे होते हैं जो रोगों को हरते हैं और जो रोगों को देते हैं, जो आपको डिजीज देंगे और प्राण नष्ट कर देंगे। तो 2 टाइप के भिषक हो गए, प्राण अभिसर और रोग अभिसर। प्राण अभिसर जो प्राण देंगे और रोगों का नाश करेंगे, और रोग अभिसर जो रोग देंगे और प्राणों का नाश करेंगे। और तिस्त्रेष्णीय अध्याय में हमारे 3 प्रकार के वैद्य बताए गए थे, छद्मचर, सिद्ध साधक और प्राण अभिसर, जो हम लास्ट प्रॉफ में पढ़ के आए थे। इस वाले चैप्टर में जो सिद्ध साधक और छद्मचर है, उन दोनों को ही हमने रोग अभिसर में मतलब कंक्लूड कर लिया। फिर हमें प्राण अभिसर वैद्य के लक्षण देखने हैं। अब प्राण अभिसर वैद्य कौन होता है, जो प्राण देगा, रोगों को नष्ट करेगा, जो अच्छा होगा, है ना। तो तान इंद्रियाणि विज्ञानम चेतना हेतुम आम्यान जानते यह स वे विद्वान प्राण अभिसर उच्यते। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो तान, दैट इज जो हमने 10 आयतन अभी पढ़े, उनको इंद्रिय, दैट इज इंद्रिय के ज्ञान को, विज्ञान जो आयुर्वेद का ज्ञान है उसको, चेतना
हेतु जो भी कॉजेज होते हैं डिजीज़ के उनको, और आम्य दैट इज डिजीज़ व्याधि, इन सबको जो अच्छे से जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राणभिसर बोलते हैं। वो कौन होता है, अच्छे या वैद्य कुल में जन्मा होता है, शास्त्र ज्ञान में मतलब जो भी हमारा सर्जिकल ज्ञान होता है उसमें उसको कोई संदेह दैट इज डाउट नहीं होता। चिकित्सा का प्रत्यक्ष कर्म का अभ्यास मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जितहस्त और जित आत्मा, ये इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स हैं। जितहस्त मतलब उसके जो हाथ है वो स्किल्ड होते हैं, और जित आत्मा दैट इज उसको अपने इंद्रियों और अपने मन पे कंट्रोल होता है, सभी इंद्रियों से युक्त होता है। और प्रतिपत्ति हम रोग निदान में पढ़ेंगे, जो हमारी रोग परीक्षा या रोगी परीक्षा होती है उसमें परीक्षा का प्रयोजन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रतिपत्ति ज्ञानम। प्रतिपत्ति ज्ञान होता है कि जो भी डिजीज़ जो भी चीज़ जैसी बुक में मेंशन करी गई है वैसी ही आप पेशेंट्स में देखते हो वो। फिर उचित चिकित्सा का निर्णय करने में समर्थ, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राणभिसर वैद्य हो गया। रोग बिसर वैद्य के लक्षण क्या है, जो इन सारे गुणों से विपरीत चिकित्सा करे, है ना, ऑपोजिट चिकित्सा करे। भिषक छद्म प्रत्यक्ष छन्ना मतलब अपने आप को वैद्य के स्वरूप में ढाले, मतलब ऐसा लोगों को पागल बनना है। कंटक भूता लोकस्य, कंटक भूता लोकस्य मतलब पूरे लोग पूरे समाज के लिए कंटक कांटे के समान होता है। प्रतिरूपक वैद्य ना होते हुए भी वैद्य की तरह बनता है। विद्वान के समुदाय को देखकर ही दूर से अपनी राह बदल देता है, क्योंकि वो तो उसको पहचान जाएंगे, है ना। श्रुत दृष्ट क्रिया काल मात्रा ज्ञान बहिष्कृता मतलब श्रुत, ना उसने कभी अच्छे से अच्छी चीज़ें सुनी जो चिकित्सा के लिए हो सकती है, ना उसने देखी, ना उसने करी, ना उसको औषध काल का पता, ना उसको औषध की मात्रा का पता, तो ये सबसे वो रहित होता है। और मृत्यु के अनुचर दैट इज मृत्यु का नौकर बन के पूरे इधर उधर दुनिया में घूमता है। उसके बाद उत्तम वैद्य की बात करेंगे, तो ये तो शास्त्र विदो दक्षाह सूच्य कर्म को विदो, तो ये क्या बोल रहे हैं, 2 चीज़ उन्होंने बोली कि उसको शास्त्र विद्या हो और कर्म विद्या हो, दक्ष हो दैट इज स्किल्ड हो, और सूच्य दैट इज पवित्र हो, जित हस्त हो जित आत्मान हो, तेभु नित्यम कृतम नमा, और उसको हमें ऑन अ डेली बेसिस नमन दैट इज उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, 10 प्राण आयतन देखे, 2 टाइप के भिषक देखे, प्राण अभिसर और हमारा रोग अभिसर, दोनों के लक्षण और परिभाषा देखी, और लास्ट में हमने देखा सबसे उत्तम या योग्य वैद्य कौन होता है वो। उसके बाद हमारा सूत्र स्थान का लास्ट चैप्टर बचता है विच इज अर्थे दश महामूल्यम अध्याय। अब अर्थे दश महामूल्यम अध्याय में अर्थ मतलब होता है मन, हमारे हृदय, और दश मतलब 10 महामूल्य मतलब उसमें जो उसके साथ जो 10 हमारी ये सिरा धमनी ये सब लगी हुई है वो बात कर रहे हैं। तो 10 आयतनों में से हृदय का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत हृदय की बात करेंगे। सबसे पहले आता है हृदय प्रकरण। तो इस वाले चैप्टर में एक तो आप हृदय की बात करोगे थोड़ी बहुत, उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद के पर्याय क्या है वो कवर करोगे, और लास्ट में इस चैप्टर में पूरा चरक संहिता का एक समरी काइंड ऑफ दी थी कि इसमें कितने स्थान है और क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो तो हम सबको पता ही है, तो वो सब मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो एज सच मस्ट टू नो सेक्शन में नहीं थी। हम बस यहाँ पे हृदय प्रकरण और आयुर्वेद का जो थोड़ा बहुत बताया है वो कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हृदय प्रकरण। अर्थे दश महामूलाः समासक्ता महाफलाः महत् च अर्थश्च हृदयम प्रायः उच्यते बुद्धे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अर्थे दश दैट इज आपका जो हृदय अर्थ है उसके साथ आपके 10 महामूल और महाफल, मतलब महामूल क्यों बोला है, क्योंकि वो मूल दैट इज हृदय के साथ अटैच्ड है, महा यूज फॉर हृदय, और मूल मतलब हृदय के साथ वो अटैच्ड है, इसलिए महामूला बोला है। और महाफला क्यों बोला है, क्योंकि वो ओज को पूरी बॉडी में फैलाती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कराती है, इसलिए उन ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स हमारी हार्ट से 10 ब्लड वेसल्स जो हमारी हार्ट से अटैच्ड हैं उनको हम महाफला और मूला बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। महत् अर्थ, और महत् और अर्थ हमारे क्या है, हृदय के पर्यायवाची है। उसके बाद प्रधानता, हृदय की प्रधानता यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है। षडंग अंगम विज्ञानम इंद्रियाणाम अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणः चेतः चिंत्यम च हृदय संश्रुतः। तो 6 अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान दैट इज बुद्धि, इंद्रियों के 5 अर्थ, सगुण आत्मा मन, और मन के विषय, ये सब कहाँ आश्रित है, हृदय में आश्रित है। तस्योपघातात् मूर्छायाम, और उस पर अगर उपघात दैट इज चोट लग जाती है तो मूर्छा दैट इज अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। भेदात मरणम रिच्छति, और भेदात दैट इज अगर वो फट जाता है तो मरण दैट इज मृत्यु, रिच्छति मतलब प्राप्त होगी। यदि तत् स्पर्श विज्ञानम धारी तत् तत्र संश्रुतम, और स्पर्श ज्ञान और हमारा धारी दैट इज आयु दोनों किसके अंदर आश्रित है, हृदय में आश्रित है। फिर है तत्परस्य ओजस स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह,
और क्या बोल रहे हैं, ओज जो हमारा पर ओज होता है वो भी हृदय में आश्रित होता है, और हमारी चेतना जो है वो भी हृदय में आश्रित है। हृदय महत अर्थः तस्मात् उत्तम चिकित्सक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, महत और अर्थ बोलते हैं। उसके बाद कुछ ओज का वर्णन किया गया है कि प्राणी ओज से पोषित होकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ओज हम बेसिकली इम्यूनिटी को बोलते हैं। गर्भ के प्रारंभ में वो शुक्र और शोणित के सार रूप में रहता है। कलल अवस्था में वो रस के सार रूप में रहता है, और जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है तो ओज हमारे हृदय में स्थित हो जाता है। फिर यहाँ पे धमनी, स्त्रोतस और सिरा, इनकी निरुक्ति बताई है। धमनी इज धमनात् धमन्यः, तो जिसमें पल्सेशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। स्रवणात् स्रोतांसी, जिसमें सिक्रीशन होती है उसको हम स्त्रोतस बोलते हैं। और सरनात् सिरा, जिसमें फ्लो होता है उसको हम सिरा बोलते हैं। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। प्रयोजनम च अस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। तो ये तो जब हम आयुर्वेद में आते हैं फर्स्ट डे पे ही हमें ये श्लोक रटवाया जाता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वास्थ्य रक्षणम, की स्वस्थ हेल्दी इंडिविजुअल की हेल्थ की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमन च, आतुर जो बीमार व्यक्ति है उनके विकार, दैट इज रोग को शमन करना। फिर आयुर्वेद के पर्याय बताए गए हैं, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र, ये सारे उसके पर्याय हैं। और लास्ट में तंत्र, अर्थ, दश, प्रकरण, दैट इज 10 हमारे टॉपिक्स हैं जो इस तंत्र में, दैट इज आयुर्वेद में होते हैं। वो कौन कौन से हैं, शरीर, दैट इज हमारा जो ह्यूमंस होते हैं वो। फिर वृत्ति की स्वास्थ्य की अवस्था का पालन करने के लिए जो उपाय होते हैं वो। हेतु, रोग के जो निदान है वो भी मेंशन करे गए हैं। व्याधि, कर्म, कार्य की चिकित्सा का जो उद्देश्य है, अरोगता, उसको कैसे मेंटेन करना है वो बताया है। काल, नित्यक और अवस्थिक बताए हैं। कृत्रि, दैट इज वैद्य के बारे में बताया है। करण के बारे में बताया है। करण क्या हो गया, हमारे औषधि का मतलब चिकित्सा का साधन, कि किसके थ्रू हम चिकित्सा कर रहे हैं। और लास्ट में विधि, पूरा प्रोसेस बताया गया। तो इसके साथ ही आपका जो चरक संहिता का सूत्र स्थान है सेकेंड प्रॉफ PMS सिलेबस में, दैट इज चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 30 वो खत्म होते हैं। नाउ विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्थान in the next lecture, that is Nidan Sthan. Till then, keep revising and stay tuned for all the upcoming videos. Notes of complete Sutra Sthan, that is chapter 13 से लेके chapter 30 तक, are available in the description box and in the comments section. You can definitely check them out. Till then, stay tuned and keep revising. Okay, thank you.